दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्ट डोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। इंसान ने जितनी तरक्की की है उस पर काफी समय बाद सवालिया निशान लगा है। एक वायरस के चलते दुनिया घुटनों पर है। विकसित देशों में भी हजारों की संख्या में जानें चली गई। पूरी दुनिया लॉकडाउन और मौतों के त्राहिमाम से बाहर आ रही है, लेकिन भारत में अब तक एक दिन ऐसा नहीं आया जब लगा हो कि हालात बेहतर हो रहे हैं। मामले बढ़ रहे हैं, अस्पताल कम पड़ रहे हैं। हर शहर से अस्पताल के बाहर ही लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। हमारा हेल्थ सिस्टम इतनी जल्दी क्यों चरमरा गया? क्या इसकी वजह सिर्फ कोरोना है या हमारी सरकारें भी दोषी हैं जिन्होंने कभी हेल्थ सिस्टम को सुधारने की प्राथमिकता ही नहीं रखी? किसकी कितनी गलती है? बड़ी खबर में आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। कर लो, भगवान को भी सर्टिफिकेट हम नहीं दिया था। बिल्कुल साक्षात ब्रह्म। और 17% तो इसी को चलाना आपके समझे ना, पूरे प्रदेश ने, पूरे हिंदुस्तान होना चाहिए। ब्राह्मण घर में है जी ना ऐसा ही। और जब भी कोई घटना हुई बस उसके घर पर पहुँच गई। ये वीडियो नोएडा जिले के थाना कासना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वीडियो में फरसे से केक काटते दिख रहे शख्स का नाम है गुड्डू पंडित। बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा से 2 बार के विधायक रहे गुड्डू पंडित ने कोरोना महामारी के दौर में बीच हाईवे पर फरसे से केक काटा। समर्थकों ने तालियां बजाई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां केक के साथ ही उड़ गई। केक कटा, नियम कटे। नेताजी के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। वीडियो वायरल हुआ तो एफआईआर दर्ज हुई। नोएडा की पुलिस ने कहा कि जल्द ही गुड्डू पंडित पर एक्शन लिया जाएगा। और गुड्डू पंडित ने क्या कहा? कहा कि कुछ युवाओं ने मेरी गाड़ी को घेर लिया था, गाड़ी पहचान ली थी, सामने आ गए थे। मैं उनके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा सकता था। जब बाहर निकला तो उन्होंने बताया कि एक युवक का जन्मदिन है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारा केक काट कर जाइए। मैं मजबूर हो गया। मैंने उनके लिए जन्मदिन का केक काटा और समझाया कि कोरोना काल में आप लोग देश को और समाज को समझाने वाले लोग हो, कृपया ऐसा ना करो। मैं गुड्डू पंडित के भोलेपन पे वारा जाऊं, कार्यकर्ताओं के सामने मजबूर, उनकी सहृदयता पर हमारा दिल न्योछावर हो जाए। नेताजी की तबीयत तो सब चंगासी के मोड में है। हमें चिंता उन कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने एक जन्मदिन के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाया। अस्पतालों से जैसी खबरें आ रही हैं, हम कतई नहीं चाहेंगे कि किसी को भी वो रास्ता देखना पड़े। नेतागिरी तभी बचेगी जब जान बचेगी। सर सलामत तो सल्तनत हजार। पार्टी में शामिल सभी लोग, उनकी मैं मंगल कामना करता हूं कि उनके अंदर सद्बुद्धि आए। बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। सुर्खियों में सबसे पहले कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े। भारत में कुल मामले हो गए हैं 2,66,598। ठीक हुए 1,29,215 और मौत का आंकड़ा 7,466। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो टेस्ट हुए 1,41,682। इससे नए मामले सामने आए 9,987। ठीक हुए 5,120 और मौतें 331। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। प्रवासी मजदूरों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पलायन के दौरान मजदूरों पर दर्ज किए गए लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस लिए जाएं। बहुत मानवीय फैसला। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और जो मजदूर घर जाना चाहते हैं उन्हें 15 दिन के अंदर घर भेजा जाए। अगर राज्य सरकारें अतिरिक्त ट्रेन की मांग करती हैं तो केंद्र 24 घंटे के अंदर मांग को पूरा करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मजदूरों को रोजगार देने के लिए स्कीम बनाने का आदेश भी दिया। इसके बारे में राज्यों को अदालत को जानकारी भी देनी होगी। कोर्ट ने आगे कहा कि मजदूरों को सभी स्कीम का लाभ दिया जाए और स्कीमों का प्रचार भी किया जाए, मजदूरों को उनके बारे में बताया जाए।
इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए, उनका डेटा इकट्ठा किया जाए जो गांव के स्तर पर और ब्लॉक के स्तर पर हो। इसके साथ ही उनकी स्किल की मैपिंग भी की जाए जिससे रोजगार देने में मदद हो। अगर मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो राज्य सरकारों को मदद करनी ही होगी। अगली सुर्खी दिल्ली से है। दिल्ली में उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रही तनातनी पर यह सुर्खी है। दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में आज DDMA यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार के अफसरों ने डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से कहा कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू नहीं हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार का मत है कि शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। दिल्ली में आधे मामलों में संक्रमण का स्रोत पता नहीं किया जा सका है। कम्युनिटी स्प्रेड, बार बार इसका जिक्र आ रहा है। इसका मतलब समुदाय के स्तर पर महामारी, जब ये पता न चले कि बीमारी किससे किसको मिली। केंद्र और राज्य के बीच तनातनी केवल कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों को सभी के लिए खोले जाने के उपराज्यपाल के फैसले पर भी दिल्ली सरकार ने बैठक में आपत्ति जताई। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा, मैंने दिल्ली के अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोलने का मामला उठाया और LG साहब से पूछा कि आखिर सरकार के फैसले को क्यों पलटा गया। इस पर राज्यपाल साहब कोई जवाब नहीं दे पाए। LG के फैसले से दिल्ली वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बेड की ज़रूरत होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की। 31 जुलाई तक दिल्ली में 5 लाख से अधिक केस हो सकते हैं। अगली सुर्खी हाई प्रोफाइल मामलों से जुड़ी। कोरोना संक्रमण के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लक्षणों को देखते हुए टेस्ट कराया है। इसके अलावा हाल ही में कांग्रेस से भाजपा के नेता बने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों की तबीयत खराब थी। टेस्ट कराया गया तो कोरोना पॉजिटिव आए। दोनों फिलहाल खतरे से बाहर हैं और दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अगली सुर्खी असम से है। यहाँ के तिनसुकिया जिले के बाघजान इलाके में स्थित इंडियन ऑयल के तेल कुएं में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। ये आग उस वक्त लगी जब विशेषज्ञों की टीम कुएं से हो रहे गैस और तेल के रिसाव को रोकने की कोशिश कर रही थी। 27 मई से ही इस कुएं से गैस व तेल का रिसाव हो रहा है। इसे रोकने के लिए सिंगापुर से 3 सदस्यों की टीम भी बुलाई गई है। आग लगने के बाद आसपास के गाँव में अफरा तफरी का माहौल है। 1610 परिवारों को राहत शिविर में रखा गया है। फायर टेंडर्स ने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और आग पर नियंत्रण पाने में लगे हुए हैं। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। एक 30 साल की महिला नीलम 8 महीने की गर्भवती, उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। घरवाले अस्पताल लेकर गए। अस्पताल ने भर्ती नहीं किया, दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। दूसरे अस्पताल गए, वहां भी भर्ती नहीं किया। तीसरे गए, चौथे गए, 5वें गए, गिनती 8 तक पहुंच गई। किसी ने भर्ती नहीं किया। 13 घंटे तक बीमार गर्भवती नीलम सड़क पर एम्बुलेंस में घूमती रही, इलाज नहीं मिला और फिर सड़क पर ही एम्बुलेंस में उसकी मौत हो गई। ये घटना यूपी के नोएडा की है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार है। अब बात 26 साल की आसमा मेहंदी की। आसमा भी गर्भवती थी। कई अस्पतालों में चक्कर लगाए, किसी ने दाखिला नहीं दिया। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ऑटो में चक्कर लगाती रही, इलाज नहीं मिला तो ऑटो में ही मौत हो गई। ये घटना मुंबई से सटे ठाणे की है। ठाणे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, नोएडा, जयपुर ये तथाकथित विकसित शहर हैं जहां से रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इक्का दुक्का नहीं, बड़ी संख्या में। कितना दर्दनाक होता होगा इलाज के अभाव में किसी की मौत हो जाना। कितना दर्द होता होगा उन्हें जिनके परिजनों को अस्पताल वाले देखने तक को राजी नहीं हुए। इलाज कोई लग्जरी नहीं है, सरकारों का कोई एहसान नहीं है, बुनियादी हक है हमारा, जीने के अधिकार के साथ आता है और अच्छा इलाज देना सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकारें अपने बचाव में तर्क दे रही हैं कि महामारी की वजह से संसाधन कम पड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारों ने बिना महामारी के भी जिस तरह की सुविधाएं तैयार की हैं, क्या वो पर्याप्त थी? अभी कोरोना के करीब 1,30,000 एक्टिव केस हैं। मान लेते हैं कि इनमें से 30,000 अपने घरों में रह रहे हैं और 1 लाख का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। देश की आबादी कितनी है? 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा। इतनी बड़ी आबादी में 1 लाख कितना हुआ? 0.007%, यानी लगभग नगण्य, ना के बराबर। फिर भी हमारा हेल्थ सिस्टम जवाब दे चुका है। अस्पतालों में जगह की कमी पड़ने लगी है और ये हाल तब है जब मरीजों की संख्या ज़्यादा नहीं है।
जिस हिसाब से अनुमान आ रहे हैं, जिस गति से केस बढ़ रहे हैं, उसके बाद लोगों की क्या हालत होगी ये सोच कर भी डर लगता है। और ये बात हम कोई अतिशयोक्ति अलंकार के साथ आपको डराने के लिए नहीं कर रहे। देश की राजधानी दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। अभी दिल्ली में 8,872 कोरोना बेड हैं। अनुमान है कि जुलाई महीने के आखिरी तक 60,000 नए बेड की जरूरत पड़ेगी, यानी करीब 7 गुना से ज्यादा। अभी अस्पताल में मरीजों को भर्ती नहीं करने के मामले आ रहे हैं। सोचिए आगे क्या होगा। इलाज के अभाव में लोगों की जान जा रही है और इसके लिए सिर्फ कोरोना महामारी दोषी नहीं है, हमारी सरकारें भी हैं। अब जाकर सरकारें कह रही हैं कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये तैयारी एक दिन में या एक महीने में होने वाली नहीं है। जैसे कोई बहुमंजिला इमारत एक दिन में तैयार नहीं होती, वैसे ही देश में एक दिन में ढांचा नहीं बनता। एक मजबूत ढांचा तैयार करने में बरसों लग जाते हैं। लेकिन जब मजबूत नींव रखने की ज़रूरत थी तब हमारे हुक्मरानों को लोगों के स्वास्थ्य की पड़ी ही नहीं थी, और आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। जीडीपी के लिहाज से भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। और हमारे सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे वाला नारा भी है, वादा भी है। कितने दफ़ा हम पीएम या वित्त मंत्री से सुन चुके हैं। सुनकर अच्छा भी लगता है। देश का तरक्की करे तो सबको खुशी हो, लेकिन अगर इस तरक्की में देश के लोगों की खुशहाली ना हो, उनकी जान बचाने के लिए पर्याप्त अस्पताल ना हो, तो ऐसी अमीरी किस काम की। भूटान का नाम सुना है आपने? हमारा पड़ोसी देश। जीके की सस्ती किताबों में मुल्क का परिचय सबसे गरीब देश या वो देश जहां सिनेमा घर नहीं है ऐसे कराया जाता है। भूटान की आबादी सिर्फ 7.5 लाख है, लेकिन स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में गरीब भूटान भारत से बहुत आगे है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2019, इसकी रिपोर्ट क्या है? भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमारी सरकार का खर्चा जीडीपी का 1.28% है। यानी जीडीपी अगर 100 रुपये है तो उसमें से सरकार इलाज की सुविधा बेहतर करने में ₹1.28 खर्च करती है। और भूटान, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, कथित गरीब देश, वो कितना खर्च करता है? वो अपनी जीडीपी का 2.5% खर्च करता है। श्रीलंका 1.6% खर्च करता है। मालदीव 9.4% खर्च करता है। यानी भारत के आसपास के 10 देशों की लिस्ट स्वास्थ्य पर खर्च के हिसाब से बने तो भारत का नंबर नीचे से दूसरा या तीसरा आएगा। जबकि जिन देशों को हम गरीब मानते हैं वो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भारत से ज़्यादा खर्च करते हैं। और ये सारा गुनाह सिर्फ केंद्र सरकार ही करती रही हो, ऐसा भी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो खर्चा होता है उसमें केंद्र का हिस्सा 37% होता है, राज्यों का 63%। 2017-18 के आंकड़े बताता हूं आपको, जो सरकार से जारी हुई नेशनल हेल्थ पॉलिसी की 2019 वाली रिपोर्ट में लिखे हैं। यानी राज्य और केंद्र दोनों लगातार अपनी जनता के स्वास्थ्य की अनदेखी करते आए हैं और उसका खामियाजा आप और हम भुगत रहे हैं। जब सरकारें स्वास्थ्य पर खर्च कम करती हैं तो उसका सीधा असर लोगों पर पड़ता है। डॉक्टर नहीं मिलते, बेड नहीं मिलते, कभी वेंटिलेटर कम पड़ जाते हैं और कभी इसके अभाव में किसी नीलम की नोएडा की सड़क पर अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए मौत हो जाती है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके पैमाने के मुताबिक 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। और भारत में कितने हैं? 1457 लोगों पर एक डॉक्टर। जुलाई 2019 में भारत सरकार ने राज्यसभा में जो आंकड़े दिए थे उसके मुताबिक देश भर में 2018 तक कुल रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स 11,54,000 थे। इस संख्या के साथ एक दिक्कत और है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स शहरों में हैं, यानी उनका संकेंद्रण है। छोटे शहर या गांव अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम है। एक समस्या और है, जो डॉक्टर्स हैं उनके इलाज में भी खामी है। करीब 2 साल पहले वर्ल्ड बैंक की टीम हेल्थ केयर सिस्टम पर रिसर्च के लिए भारत आई। इस टीम के अर्थशास्त्री जिष्णु दास के मुताबिक भारत में सिर्फ 5% डॉक्टर ही पहली बार में बीमारी का सही डायग्नोसिस करके उसका इलाज कर पाते हैं। आधे से ज़्यादा डॉक्टर्स को तो बीमारी समझ ही नहीं आती और उनकी रिसर्च में इसकी कई वजहें भी सामने आई। पहली तो ये कि कई डॉक्टर्स इलाज के लिए क्वालिफाइड नहीं होते। उस टीम को यह देखकर हैरानी हुई कि यहाँ डॉक्टर्स फ़ोन पर बात कर करके भी प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। कमी सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, अस्पतालों में बेड कम है, बाकी सुविधाएं कम हैं कोरोना के पहले से। हाल ही में भारत के हेल्थ सिस्टम पर अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी ने एक स्टडी की। इसके मुताबिक भारत में सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 7,14,000 बेड हैं। इसमें सिर्फ 35,700 ICU बेड हैं। 2017 के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 1 लाख लोगों पर सिर्फ 53 बेड हैं, जबकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 87 हैं, चीन में 1 लाख लोगों पर 434 बेड हैं, रूस में 805 हैं। और अफसोस इस बात का
कि साल दर साल ये नंबर ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। तो हेल्थ को लेकर सरकारों के बेरुखेपन की वजह से आज भी स्थिति खराब है। इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। ये सवाल हमने अपने तक महदूद नहीं रखा, सिर्फ आपसे नहीं पूछा, अपने एक्सपर्ट से भी पूछा। जीडीपी का हेल्थ बढ़ना चाहिए। जो भी आपका बजट है एनवायरनमेंट का, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, एग्रीकल्चरल हेल्थ का, डिफेंस हेल्थ का, ये सब पूल होके एक वन हेल्थ के अंदर में डाल के आपको पब्लिक हेल्थ के लिए, प्रिवेंशन के लिए आपको बजट बढ़ाना होगा। और जैसे आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वैसे ही हेल्थ इंटेलिजेंस सर्विसेज चालू करनी होंगी, ये देखने के लिए कि किस प्रकार की महामारी बाकी देशों से आ सकती है और हम कैसे उसको निपटेंगे। सरकारों ने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ी तादाद में निजी अस्पताल खड़े होते गए। यूं तो निजी अस्पतालों को इसलिए सरकारी मदद मिलती है ताकि वो लोगों की सेवा कर सकें, लेकिन होता इसका उलट है। निजी अस्पताल मनी मेकिंग हब बन जाते हैं, नैतिकता से ऊपर मुनाफा होता है। हालत यह है कि आज अगर किसी निजी अस्पताल में इलाज कराओ तो लाखों का बिल आता है। इलाज की वजह से हर साल लाखों परिवार गरीबी रेखा में आ जाते हैं या फिर कोई निम्न आय वर्ग में आता है तो उसके लिए अच्छा इलाज वैसे ही दूभर हो जाता है। इस हालात के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। सरकारों ने वादे कर सिर्फ राजनीति की। गांधी जी ने एक बार कहा था, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ लिया है और इससे जूझने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और उस राजनीति में अगर चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं जा रही तो ज़्यादा जूझना पड़ेगा, अपनी बातें मनवानी पड़ेंगी, क्योंकि जिस संविधान के हिसाब से देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनकर आते हैं उसकी प्रस्तावना की पहली पंक्ति है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेयर या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को ताकत देते हैं। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व ये बनता है कि उनको हम जवाबदेह रखें। उनका उत्तरदायित्व है कि वो अपनी जवाबदेही हमारे प्रति रखें। हमें अपनी बात मनवाने का बराबर हक है, मनवानी भी चाहिए। लोकतंत्र इसी का नाम है। हमें सरकारों से पूछना चाहिए कि उन्होंने हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या तैयारी की, और जवाब मिलने तक सवाल को दोहराते रहना चाहिए। आप सवाल नहीं पूछते हैं, आप अपना हक नहीं मांगते हैं, आप अच्छी शिक्षा नहीं मांगते हैं, आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं मांगते हैं, आप गरीबों के हक की बात नहीं करते हैं। इसलिए बार बार आपके साथ, हमारे साथ सरकारें छलावा करती हैं। जिस दिन इस देश के नागरिक ठान लेंगे, जिस दिन इस देश के राजनेताओं को समझ में आ जाएगा कि अब अस्पताल और स्कूल अच्छे किए बिना जनता हमारी नहीं सुनेगी, उस दिन उनकी भी आंख खुल जाएगी और फिर किसी को अस्पतालों के चक्कर काटते हुए बेबसी में एक वाहन पर अपनी मौत नहीं देखनी होगी। अब बात करेंगे सेरो सर्वे की। ये नाम आपने अब तक सुन लिया होगा, नहीं सुना होगा तो जल्द सुनने वाले हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के एक सर्वे की चर्चा मीडिया में चल रही है, जिसमें कथित रूप से कहा गया है कि देश की 15 से 30% आबादी जो हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन्स में रह रही है वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो संक्रमित होकर ठीक भी हो चुके हों। इस दावे पर ICMR ने अपना पक्ष भी रखा है, लेकिन ट्विटर पर क्या कहा? ICMR के सेरो सर्वे को लेकर मीडिया में जो रिपोर्ट आई है वो अटकलें लगाने जैसी है। अभी सर्वे का फाइनल नतीजा आना बाकी है। हमारी साथी लालिमा ने ICMR के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर LK शर्मा से बात की। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक ICMR खुद फाइनल रिपोर्ट जारी कर देगा। उन्होंने जानकारी दी कि अभी रिसर्च पूरी नहीं हुई है, चल रही है। तो जैसा कि समीर ने लिखा है और अल्ताफ राजा ने गाया है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। लेकिन इंतजार करते करते ये समझा जाए कि सेरो सर्वे है क्या, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या फायदा है इसका। सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में। पहला सवाल, क्या है सेरो सर्वे और क्यों हो रहा है? देश के अलग अलग जिलों में, हॉटस्पॉट्स में, कंटेनमेंट जोन्स में कोरोना वायरस किस लेवल तक पहुंच गया है, ये पता लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 मई को सेरो सर्वे कराने का निर्देश दिया। इस सर्वे के तहत लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि कितनों के शरीर में कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज बनी है। डॉक्टर LK शर्मा के मुताबिक बीमारी से जब शरीर लड़ता है तो एंटीबॉडी बनाता है। इस सर्वे से हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के केस में कितने लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बनी है। कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और कोई लक्षण नहीं दिख रहा, उनका शरीर खुद वायरस से लड़ रहा है और इसके लिए शरीर में एंटीबॉडी बना रहा है। इससे हमें ये पता चलेगा कि देश के किन हिस्सों में कोरोना किस हद तक फैला है। दूसरा सवाल, ये सर्वे कर कौन रहा है? ये सर्वे
ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमिक यानी कि NIE और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस यानी कि NIRT मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तीसरा सवाल, इसका प्रोसेस क्या है, सैंपलिंग कैसे हो रही है? कुल 29,000 लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं और इन्हें लेने के लिए देश के शहरों या जिलों को 2 भागों में बांटा गया। पहले हिस्से में 10 ऐसे शहर या जिले हैं जहां देश भर में सबसे ज्यादा कोरोना के कंफर्म मामले हैं। ये शहर हैं मुंबई, ठाणे, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कोलकाता, इंदौर, जयपुर और चेन्नई। इन सभी में 5-5 क्लस्टर्स को रैंडमली चुना गया। ये सभी शहर के कंटेनमेंट जोन्स में से हैं। हर क्लस्टर से 10 वयस्कों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। एक ज़रूरी बात यह है कि एक परिवार से एक की ही सैंपलिंग हो रही है। इस तरह एक शहर से 500 लोग और इसी हिसाब से 10 हाई रिस्क वाले शहरों से 5,000 लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। दूसरा तरीका, देश भर के 60 जिलों को चुना गया। कोरोना के कंफर्म मामलों की मौजूदगी के आधार पर उन्हें 0, लो, मीडियम और हाई की कैटेगरी में बांटा गया। हर जिले से 400 सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके लिए हर जिले में 10 क्लस्टर बनाए गए हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के इलाके शामिल हैं। हर क्लस्टर से 40-40 सैंपल लिए जा रहे हैं। यहाँ भी केवल वयस्क और एक परिवार से एक ही व्यक्ति की सैंपलिंग हो रही है। हर क्लस्टर से 40 सैंपल, हर जिले से 400 और 60 का गुणा कर दें तो 24,000 लोगों की सैंपलिंग यहाँ हुई। कितने राउंड में होगा ये सर्वे? अभी सेरो सर्वे का पहला राउंड चल रहा है। इसके नतीजों के आधार पर ही तय किया जाएगा कि कितने और राउंड का सर्वे होना चाहिए और सैंपल साइज भी नतीजों के आधार पर आगे तय किया जाएगा। इस सर्वे के लिए ELISA बेस्ड एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने इस किट को तैयार किया था। इसके जरिए वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। अब इतनी ही जानकारी दे पाएंगे, और कोई जानकारी आएगी तो फिर बताएंगे। शो में अब वक्त है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले जिक्र बिरसा मुंडा का। भगवान बिरसा मुंडा उनके फॉलोअर्स की नज़र में, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा पूरे देश की नज़र में। आज उनकी बरसी है। 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव के समय दी ललन टॉप की टीम बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू पहुंची थी। वहां गांव वालों ने हमें गीत सुनाए थे, फिर मतलब भी समझाया था। बिरसा मुंडा की बरसी पर उनको, उनकी याद को, उनके संघर्ष को प्रणाम, इस उम्मीद के साथ कि इस देश के सब आदिवासियों को देश की मुख्य धारा में उनका हक मिले, तरक्की के सब मौके मिलें, शोषण के सब मौके, भेदभाव के सब मौके खत्म हों। सुनिए बिरसा मुंडा के गांव से ये लोकगीत। मारती बूची नालिया तापने लिया कि देता नावा चाटोरे, तापने लिया कि देता नावा चाटोरे। सारा रे बोंगा ताना दारू सुबारे, सारा रे बोंगा ताना दारू सुबारे। माघे पर्व में एक बुरु पर्व, पुजारी जो पूजा के लिए हानिया बनाती है ना, 3 दिन के लिए हानिया उठाते हैं। उसी को तीसरा दिन में जो बुरु करते हैं, बुरु बोंगा का पूजा होता है। उसी तपन उसी को पूजा करते हैं। जो पेड़ के नीचे पहन पूजा करता है, वही गीत का उद्देश्य रहा कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।